वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 17 जुलाई, और 17 जुलाई के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, अगर आपने ये वाली पीडीएफ चाहिए आपको अपने मेंस के एग्जाम के लिए, तो आप इस पीडीएफ के लिए इन नंबर पे कॉल करके पीडीएफ को ले सकती हैं। ठीक है, चलो आज के हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कास का पठार, फिर है अपशिष्ट जल की निगरानी, फिर है भारत में शहरी बाढ़, अगला है किसान और पेप्सिको के बीच में जो कानूनी विवाद चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर है भारत का कृषि अभियान, और लास्ट है हमारे भारत का प्राउड चंद्रयान 3 का मिशन। सबसे पहले है भाई कास प्लेट्यू के ऊपर, क्योंकि अभी जो है कास का प्लेट्यू, जो कि आपने बहुत कम बच्चों ने शायद इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये हमारे ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कास का प्लेट्यू कहाँ पे बना हुआ है, तो आधे बच्चों को मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो यार भारत में ही नहीं सुना कभी हमने, क्योंकि इसका नाम बहुत कम सुनने में आता है। तो आधे बच्चों को ये फील होगा कि यार इसका तो नाम ही नहीं सुना हमने, ये कौन सा है, जबकि ये है भारत में ही, अलग तो है नहीं, भारत में ही बना हुआ है। तो ये जो कास का पठार है, ये भारत के एक रीजन में बना हुआ है। कौन से? पश्चिमी घाट में। अभी यहाँ पर देखा गया है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन, या जो वहां का पठार का जो सिस्टम चलता है उसमें हमें काफी सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं। तो वो चेंजेस जो यहाँ पर हमने देखे हैं ना, वो इधर हमें पता चले हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो कास का प्लेट्यू भारत में बना हुआ है, इस चीज को आप लोगों ने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अभी कहाँ पे है ये? हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जिसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। इसे कास पठार मराठी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कौन सा पेड़ मिलता है? कास का एक पेड़ है, इसी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तभी ये नाम वहां से इस तरीके से पड़ गया, क्योंकि ये उसी तरीके से जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो बस थोड़ा सा यही बात याद रखनी है आपको, ये हमारे वेस्टर्न घाट में बना हुआ है, जिसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व प्राकृतिक प्राकृतिक विरासत धरोहर के रूप में जाना हुआ है। इसे कई जगह पर वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के फूल और तितलियां, उनकी किस्म जो है मिलेंगी यहाँ पर। और इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर अच्छे खासा मानसून भी आता है, पानी की भी बहुत अच्छी यहाँ रहती है, अच्छा खासा यहाँ पर जो पानी है उसकी बौछार वगैरह काफी अच्छी होती रहती है। तो ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। और करीब 8,464 साल पहले यहाँ पर जो है काफी सारा डेटा देखने को मिलता है, जब जलवायु परिवर्तन की जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज के टाइम पहले, मतलब पहले के समय में थोड़ा इसके अंदर जो आप कह लो कि थोड़ा इसमें अमाउंट जो है वो कम होने लग गया था बारिश का, पर धीरे धीरे अमाउंट जो है वो बढ़ने भी लग गया था। ठीक है भाई, तो ये था एक पूरा कास का पठार। अब हो सकता है देखो कास के पठार से प्रश्न कैसे बनेंगे। कास का पठार हमसे यही पूछेगा कास प्लेट्यू के ऊपर कि ये प्लेट्यू भारत में कहाँ है। आप बताओ कि महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में, सह्याद्री में पड़ता है। 2012 में इसको जो है इंक्लूड किया गया था, और ये सतारा सिटी के पास है। सतारा याद है आप लोगों को? सतारा एक सिटी है, यहीं पर ही आपको आप कह लो कि ये छत्रपति जो है शाहूवन, उनका ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। इन्हें सोल्जर की सिटी, सत तारा, 7 तारे बने हुए हैं यहाँ पर, इसलिए इस नाम से भी जाना जाता है इसको। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्चिड्स, फूल, कार्वी, कार्निवोरस, दोसेरा इंडिका, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक समझा रही हूँ। ये आपको महाबलेश्वर के पास ही मिलेगा। महाबलेश्वर पता है ना, जहां से हमारी कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन सी रिवर फ्रांस से फ्लो करती है? दैट रिवर नेम इज गोदावरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बना हुआ है। और इसी के पास में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एक वाटरफॉल, झरना है, जिसका नाम है भाम बावली वजराई। वजराई वाटरफॉल, जो कि सतारा में बना हुआ है। और ये जो है भारत का प्लंज वाटरफॉल है, जो कि बहुत ही ऊंचाई से गिरता, मतलब बहुत कम निचाई से गिरता है। ठीक है,
तो ये प्लंज वाटरफॉल है सेकंड नंबर का, भारत का सबसे ऊंचा। क्योंकि सबसे ऊंचा कौन सा है? नोहाई कल्लाई, मेघालय वाला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो बजराई वाटरफॉल है। ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? उरमोदी नदी। उरमोदी नदी के बारे में जो है बस ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर एक वाटरफॉल है और ये महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है भाई। तो कास प्लाट्यू बहुत ही सुंदर एक जगह है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आता है भाई वेस्ट वाटर के ऊपर सर्वेलेंस, जल निगरानी रखना अपशिष्ट जल को। बेसिकली बात है कि यार आपको पता ही है कि आज के टाइम पे जितना भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 के बाद से, जो है गंगा यमुना नॉर्थ इंडिया पूरा इतना ज्यादा फ्लड्स की सिचुएशन वहां पे खराब होती जा रही है। तो बात यह है कि अपशिष्ट जल जो है उसको बर्बाद नहीं करने की बात की जा रही है। तो अभी एक रिसेंट की स्टडी आई है जो कि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में आई है, जो ये कहना चाहती है कि हमें जो है जितना भी यहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है उसको यहाँ पर निगरानी रखने की जरूरत है, ताकि जो है जो प्रॉब्लम जितनी भी हमारी हेल्थ में आ रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग भी, यहाँ फोर्थ पॉइंट पढ़िए, नीति आयोग के अकॉर्डिंग भी ये जो है हमारा पूरा एक रोग से जो गुजर रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण, काफी बड़ा कारण है ये जो गंदा पानी होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे नजर रखना शुरू करेंगे, इसका डेटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे और इसमें से ये जानेंगे सैंपल इकट्ठे करके कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हमें डिजीजेस को कॉज कर रही है, डिजीजेस किसकी वजह से हो रही है, वो क्या ऐसे कारण। तो वो हमें इसके ऊपर ही जो है हमें पूरा एक जानकारी होनी जरूरी। ठीक है भाई। तो यही इसमें पूरी बातें लिखी हुई हैं जिससे हम डिजीजेस को पहले ही जानकारी ले सकते हैं, उसकी जो उपाय है उसको जान सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें। बाकी डाटा शेयरिंग करना जो है, निगरानी रखना इसके ऊपर घरेलू मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी ये चीज आ रही है। और जितना भी अगर हम यहाँ पर ये डेटा पूरी और कंट्रीज के साथ भी शेयर करते हैं तो उससे भी अपने को ये फायदा होगा कि किस तरीके से हम लोग इन जो आगे होने वाली समस्याएं हैं उनको रोक सकते हैं। ठीक है। तो वो रोकने के लिए हम लोगों को ये स्टेप्स यहाँ पर लेने। ठीक है ना। तो यही एक पूरा पॉइंट है, इसको आप लोग समझ सकते हो, इसी को आप लोग पूरा देख लो। इसी में इंपॉर्टेंट चीजें ये वाली पूछी जाती हैं। पॉलिटिकल भी यहाँ पर इंडिया जो है ऑलरेडी इस चीज को पूरा रिसोर्स को चेक करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने G20 में भी इसके ऊपर बोला है कि हम लोग जो है जितनी भी बीमारियां होती है उस पर किस प्रकार से नजर रख सकते हैं। और साथ में ये पूरा काम जो है नीति आयोग के साथ मिलकर किया जा रहा है, अकेले कुछ भी नहीं हो रहा है। नीति आयोग के साथ सारी चीजें मिल करके पूरा का पूरा प्लानिंग जो है वो नीति आयोग के साथ हो रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे सारे, जितने जितने आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारी चीजें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होंगी। इनको भी पढ़ना है। इंडिया की G20 लीडरशिप, वर्ल्ड की अटेंशन जो है पूरा स्वास्थ्य पे ध्यान, मतलब हर चीज जो है स्वास्थ्य सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और उस तरीके से पूरा वेस्ट वाटर को मैनेज किया जाए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके तहत सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा, थ्योरी बनाई जाएगी, टूल्स का इस्तेमाल करके उसके यूज किए जाएंगे और जो बाकी सवाल है उनका भी ध्यान देने पे कोशिश की जाएगी। समझे बात को। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसा एक टूल डेवलप हो रहा है, इसमें आपको डिटेल में नहीं जानना प्रीलिम्स या मेंस के लिए। ठीक है। अब आता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर वीडियो सुन रहा है उसको इसकी जानकारी पहले से ही होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे ये जो चीजें बढ़ रही हैं वो कितनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। सब जानते हैं इस बात को। तो उस तरीके से ये जो चीजें आप देख रही हो जो इंक्रीज होती जा रही है उसी के ऊपर ये पूरा एक आर्टिकल है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड की समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा ही टाइम जो है ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रही है कुछ ज्यादा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है उसके लिए यही बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए,
यहाँ पर हम लोगों को जो है अर्बन प्लानिंग, शहरी नियोजन बेटर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया जब यमुना रिवर का जो दिल्ली और एनसीआर का रीजन है वहां पे फ्लड्स की सिचुएशन हो गई। तो उसमें ये पूछा जा रहा है भाई कि अब ये जो इस तरीके से नदी का जल प्रभाव हो रहा है, आस पड़ोस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका एक क्या सोल्यूशन हो सकता है। पहली बात तो देखो पता है इसका कारण क्या है। कारण है इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से जब वहां की जो वेस्ट मेडिटेरेनियन सी से जो उछाल उछला है, जो वहां पे जो बारिश और वो सब बना है, वो सब हमारे हिमालय से टकराया है, तो उन्होंने बना दिया क्लाउड्स। और क्लाउड बनाने की वजह से हमारे जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वहां पे होगी जबरदस्त भयंकर बारिश। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में पूछता है यहाँ पर, अगर पूछता है कभी भी, तो यही सीधी सी बात है कि आपको यही बताना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसका सबसे बड़ा कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ पर उपकरण है उनको सही से लागू किया जाए तो यहाँ पे ठीक चीजें हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी अर्बन एरिया है, सबसे ज्यादा बड़े जो शहरी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आबादी रहती है, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो जो बाढ़ की समस्या है ना, बाढ़ चरम सीमा पे पहुंच रही है। 1.8 से अभी 8 गुना तक बढ़ गई है, 6 गुना तक चीजें बढ़ती जा रही है। तो इससे सबसे बड़ा कारण क्या है, मेट्रोलॉजिकल जो यहाँ पर पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स हमारे, भारी वर्षा और ये चक्रवाती तूफान। भारी वर्षा का कारण आपको मैंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। हाइड्रोलॉजिकल क्योंकि यहाँ पर जो नदी के आसपास का जो इलाका है वहां पे अपवाह तंत्र सही नहीं बना हुआ है। वहां पे जो अपवाह करने के लिए जो पूरा तंत्र है वो नहीं बना है, नहर का नेटवर्क वहां पे नहीं बना हुआ है। मानव के जनित बहुत सारे कारण हो जाते हैं, भूमि उपयोग में चेंज आ रहा है, बाढ़ के मैदानों में चेंज आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं। सरकार ने इसके लिए क्या पहल ली है, सबसे पहले तो एनडीएम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसके दिशा निर्देशों को यहाँ पे जारी किया गया। उसको बोला गया कि भाई अर्बन फ्लडिंग को अलग से डिजास्टर बनाओ, ताकि अलग से डिजास्टर होगा तो उसके लिए अलग से फंडिंग मिलेगी काम करने के लिए। और जितना भी उसके लिए हम जो सर्विलेंस सिस्टम होते हैं ना, कि हम पहले से जानकारी ले लें, वो आसानी हो जाती है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम ये भी बढ़ाया जाएगा, एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जिसको आई फ्लो मुंबई ने डेवलप किया है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने यहाँ पर इसको बनाया है। तो ये सीएफ फ्लोज, आई फ्लोज मुंबई, ये सब तैयार किए गए ताकि जो बाढ़ की सिचुएशन आ रही है उसको हम पहले ही कंट्रोल कर सके, वार्निंग सिस्टम बनाया जा सके। और जो हमारा जल जीवन मिशन ऑलरेडी चल ही रहा है, उसके अंतर्गत हम स्पंज शहरों का निर्माण, तो जितने भी हमारे शहरी जंगल, झील, आर्द्र भूमि ये सब है, उन पर यहाँ पर विकास करने की जो है वहां पे बढ़ावा दे रही है। और जो भी हमारे फ्लड प्लेन्स है जहां पर जान माल के नुकसान हो सकता है, उन जगह पे जो निर्माण की गतिविधियां होती हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वाटर मैनेजमेंट को सुधारा जाएगा, क्योंकि देखो यार दिल्ली के इलाके में पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही नहीं है, जो वर्षा के जल को संचयन करना होता है वो नहीं, ठीक है मतलब, पर उतनी तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए थी। जो एक सिस्टम तैयार होना चाहिए था वो सिस्टम यहाँ पे तैयार नहीं हुआ। तो वो सिस्टम जो ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सब बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी इसको ठीक करने की जरूरत है, जो कि ठीक हुआ नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक, आप सभी लोग समझते हैं कि यार ये सब चीजें होनी कितनी बेहद जरूरी है एक इलाके में। वो भी हमारी जो नेशनल कैपिटल है, ठीक है, दिल्ली नेशनल कैपिटल में काउंट की जाती है, वहां पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप सोचो कि क्या हाल, आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है इस चीजों की वजह से। समझ रहे हैं? तो उसी के लिए ये सारे स्टेप्स जो है वो लेने की बात की जा रही है। समझे भाई? ये देखेंगे भाई, यहाँ पर अर्बन फ्लड के जो कारण होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। कई बार जो है नेचुरली तरीके से एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, तो भी ऐसा वही होता है कि भाई अचानक से ही एनवायरनमेंट में अपने आप ही चेंज होता है। तो इसके पीछे भी एक कोई कारण नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ का एरिया है वहां पे तबाही हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, लोगों का तरीका सही नहीं है काम करने का। ज्यादातर तो देखो यही होता है कि लोगों का तरीका जो होता है ना काम करने का, वो कुछ ज्यादा सही नहीं होता है। ज्यादा सही क्या मतलब, सही नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपने को इतनी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, हर जगह पर इतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा कारण बनता है बाढ़ को आने का। और एक नहीं, बहुत सारे इस प्रकार के कारण बनते हैं। तो ये एक बहुत
बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है, जिसको अगर ठीक किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे चल के बहुत आसानी होगी और लोगों को भी अपनी बसावट यार कम करनी पड़ेगी। आप देखो ना, जो एक इलाका है, लोग कैसे जो है एक जगह पे इतना ज्यादा होते हैं। आपको पता ही है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही जगह पे नहीं है भाई। अरे भरे हुए हैं लोग यार। मतलब एक जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे आपको बसावट अपनी नहीं रखनी चाहिए, वहां पे इतनी बुरी बसावट की हुई है। दिल्ली का इलाका देख लो, हर जगह पे आपको लोग देखने को मिलेंगे यार। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको लोगों की कमी मिलेगी। लो लाइंग एरियाज में बना रखा है, अपर लाइंग एरियाज में, मतलब लोगों ने हर जगह बसावट बना रखी है। तो यार फिर नेचर को फ्लो करने का मौका कहाँ से मिलेगा। अब आपको पहले यमुना नदी का अच्छा खासा एक इलाका हुआ करता था जहाँ पे यमुना नदी बहती थी अच्छे से। लेकिन अब ये और कम हो गया, क्योंकि लोग वहां बसते जा रहे हैं। और कम हो गया, और कम हो गया, कम होता ही जा रहा है। अगर यार इतना कम हो जाएगा, इतना ही कम हो जाएगा, तो ये बताओ कि लोग कैसे रहेंगे फिर। धरती वहां पे जो हमारी ये बह रही है, हमारी नदियां, वो बहेंगी कैसे अगर इतना ज्यादा लोगों की बसावट केवल देखने को मिलेगी। हर जगह लोग ही बस जाएंगे तो यार बाकी सब कहाँ जाएंगी, हमारी नदियां कहाँ जाएंगी। लोग ही लोग आ जाएंगे तो यही तो समस्या आ रही है। आज के टाइम पे आई यही समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो ये है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय का। समझ रहे हैं सब लोग। तो ये थोड़ा सा आपको एक तो पता होना चाहिए आज के टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल पे बढ़ते हैं। वो है किसान और पेप्सिको के बीच में जो कानूनी विवाद चलते आ रहे हैं। कौन से ऐसे विवाद हैं जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि पेप्सिको जो है वो अपनी अनूठी आलू जो है नो मेरिट किस्म के पेटेंट अधिकारों पर कोई वास्तविकता नहीं रखता है। ठीक है, यूनिक पोटैटो की वैरायटी के ऊपर। अब यहाँ पे जो एक पूरा प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है कि अभी जो एक हमारी एक अथॉरिटी है, उसका नाम है प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, जो कि फार्मर्स के राइट्स के लिए लड़ती है। उन्होंने यहाँ पर जो है पेप्सिको का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले लिया है वापस, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक जो है अलग से चिप्स बनाते हैं ना, जो चिप्स बनाए जाते हैं, उसके लिए चिपिंग पोटैटो की वैरायटी निकाली है कि भाई जो हमारे सेहत के लिए थोड़ा सही रहेगा, उसमें अशुद्धियां कम होंगी और उसमें जो है शक्कर की मात्रा कम की जाएगी। तो उसका रजिस्ट्रेशन पेप्सिको ने ले लिया है। तो इस तरीके से उनके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि वो 2027 तक उन्हीं का पूरा अधिकार है उन चीजों के ऊपर, उसको मैन्युफैक्चर करने में और उसकी हर चीज पर। जबकि ये चीज जो है अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने छीन ली है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि फार्मर्स और पेप्सिको के बीच में। अगर मैं बात करूं, ये जो अथॉरिटी का बताया मैंने आपको, अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो काम देखती है कि जितनी भी प्लांट की वैरायटीज है, जिससे भी जो जो चीजें बनती हैं, वो किसके अंडर आती है, पूरा का पूरा चेक करती है। ये हर एक चीज को, हाई क्वालिटी सीड्स को फार्मर्स तक पहुंचाना और ये सारे कामों को यहाँ पर आराम से देखती है और सारी चीजों को चेक करती है। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर जो है अलग से बोला गया है कि भाई अगर आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको पहले जो है वो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए और आपने पूरी सही इंफॉर्मेशन दो उस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर पे। और अगर आप नहीं दे पाते तो आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा, अगर आप अथॉरिटी के द्वारा सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो। और इसके लिए यहाँ पर अपील जो आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये थे पेप्सिको, उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका 2027 तक के लिए लिया था कि भाई आगे आने वाले 5 सालों के लिए हमें रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसमें उन्होंने मौजूदा संस्करण के बजाय नए संस्करण के रूप में पंजीकृत करने की मांग की थी। और अगर आप नए संस्करण के अंदर जो है इसको पंजीकृत कराते हो, इसका मतलब यहाँ पर आप जो है पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, जबकि ऐसा नहीं था कि वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। और वो ऐसा नहीं है कि जो नया संस्करण आया है उसके अकॉर्डिंग पूरा बनाया गया, नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये देख सकते हो आप, लेज और जितनी भी चीजें बनती हैं पेप्सिको का ही ये होता है, तो वो पेटेंट के ऊपर, अधिकार के ऊपर लड़ रहे हैं कि जो लेज चिप्स होते हैं उसमें जो पोटैटोज यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं और उसमें क्या क्या खास चीजें हैं। ठीक है भाई, समझे बात को। अगला आर्टिकल है हम लोगों का, वो है भारत कैंपियन
मनोज आहूजा जो कि इसके पूरे हेड है भारत फंड के, उन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च करा है भारत के नाम से, जो कि 1 महीने तक चलेगा, जिसका जो कि 7200 करोड़ रुपए का एक टारगेट है, जिसके अंदर सारी जितने भी बैंक्स हैं उनको इकट्ठा करके एग्रीकल्चर का एक फंड तैयार किया जाएगा। एग्रीकल्चर का फंड 2020 की ये स्कीम चल रही है, उसी के लिए तैयार किया गया, लेकिन एक कैंपेन अभी 1 महीने के लिए किया गया है। ये स्कीम तो बहुत पुरानी ही चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी एक सिस्टम है। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि जो भी आप इसमें लोन लेते हो, आप 2 करोड़ रुपए तक की लोन ले सकते हो, जिसमें आपने 3% का इंटरेस्ट जो है ब्याज की छूट मिलेगी आपको, और ये छूट जो है आपको 7 वर्ष के लिए दी जाएगी। और अगर आपका किसान उत्पादक संगठनों का मामला है, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर क्रेडिट गारंटी की सुविधा जो है वो एक अलग से मिलने वाली है, ठीक है। तो छोटा सा आर्टिकल था, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि भारत जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। बैंक्स हेरिडिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ये याद रखना है। दूसरा, इसको स्टार्ट किसने किया है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं मनोज आहूजा, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो बस यही पूछा जाता है, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको सिर्फ इतनी सी छोटी सी पॉइंट है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो एक छोटे से आर्टिकल्स को भी दिमाग में रखिएगा, इन सबसे भी सवाल क्योंकि बनते ही हैं, खूब ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। भारत कैंपेन, ठीक है। अगला है चंद्रयान 3 मिशन, जो है उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं भारत का तीसरा मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो पाया था, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ था। लैंडिंग अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो अभी यहाँ पर ये जो है चंद्रयान 3 यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जिसमें बहुत ही सेफ लैंडिंग हो गई है। साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव का लक्ष्य रखा गया है। जो विक्रम लैंडर था उसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं, उसमें वहां पे जो उसकी लैंडर है उसमें प्रभाव झेलने के लिए उसके आधार, उसकी मात्रा, उसका प्रदर्शन, उसका डेटा संग्रह, सब कुछ बहुत अच्छा किया गया है। और साइंटिफिकली इसको काफी इम्प्रूव किया गया, और इसमें इंडिया जो है अब यहाँ पर एक ग्लोबल पहचान के रूप में जानी जाएगी। ग्लोबली एक बहुत बड़े रूप में इसको जाना जाएगा। ये इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। क्वांटम प्रगति भी यहाँ पर बढ़ेगी। इंडिया को एक अग्रणी, अंतरिक्ष में अग्रणी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं 14 जुलाई, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने 2:30 बजे जरूर इसको देखा होगा। अलग से श्रीहरिकोटा, जो कि एक आइलैंड है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास पड़ता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज्यादातर आपको ईस्ट में ही देखने को मिलेंगे, पूर्व में ये क्यों देखने को मिलते हैं, इसके पीछे एक कारण ये है क्योंकि अर्थ जो है वो हमारी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो उसलिए जो है ईस्ट की तरफ घूमने पे उनको प्रभाव मिल जाता है ऊपर की तरफ जाने में। और बे ऑफ बंगाल में इसलिए क्योंकि अगर कल को कोई क्रैश लैंडिंग होती है, कुछ भी होता है, तो हम सैटेलाइट या रॉकेट को वहीं पर ही बे ऑफ बंगाल में ही पानी में डुबा सकते हैं, और किसी भी जगह को नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे, ठीक है भाई, समझे बात को। तो इस प्रकार से ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा हमारा एक रहा है, जो आप सभी लोग जानते हैं। मेरे हिसाब से सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर आपने नहीं देखी है इसकी लाइव वीडियो, तो जाके यूट्यूब पे देखना जरूर, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए ये चीजें देखना। हमें हमारे देश पे प्राउड होना चाहिए। बाकी कंट्रीज को हम सुनते हैं, ये हो गया वो हो गया, सही है, अच्छी बात है, पर अपनी कंट्री जैसा कोई नहीं है, हमारा भारत जैसा कोई नहीं है। तो अपने देश पे हमेशा प्राउड रखना, कभी भी अपने देश को किसी भी दूसरे देश से कम मत आंकना। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, वो है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि जो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, ये अलग से एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है वो मक्का सऊदी अरेबिया में बने हुए हैं। और ये जो है कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज का जो एक्चुअल बात है वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये एनजीओ टाइप बना है, 1962 में बना था अलग से, ठीक है भाई। और ये जो है यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों का ही मेंबर बना हुआ है। अभी इसके हेड है मोहम्मद बिन अब्दुल करीम इस्सा, इसके हेड है ये। इस्लामिक हलाल ऑर्गेनाइजेशन, और सऊदी सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो एक ये भी आप याद रखिएगा, ये एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
सुना नहीं होगा आप लोगों ने, इसलिए बताया। आप लोगों ने ओआईसी जरूर सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पर ये नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने इसके बारे में अलग से फैक्ट्स लिखे हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अभी जो है, बात ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है ये अभी न्यूज में बहुत ज्यादा थी। तो अभी इंडिया आए हुए हैं ना ये यहाँ पर, इसलिए मैंने इनके बारे में यहाँ पर जो है बताया है। क्योंकि अभी मोदी जी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो ये चीफ है ईसा, ये दोनों बैठ के डिस्कशंस कर रहे थे, कल की ही बात है। और ये स्मृति ईरानी जो है हमारी, उनसे भी मिले, फिर जामा मस्जिद भी गए, और इन्होंने काफी सारी बातें अलग अलग जो है वो करी हैं। अक्षरधाम मंदिर भी ये गए थे। तो उसी के लिए न्यूज में चल रहा था पूरा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से एक आर्टिकल रख लेते हैं। इनकी विजिट इंडिया में हुई है तो हमें पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत यहाँ पर, ठीक है। चलो, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना ऑलमोस्ट वो न्यूज में होते हैं, इसीलिए पूछती हूँ, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना हम लोग तो। अगला आता है भाई, राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार। क्या ये भी अधिकार है हमारे पास कि चुप रहना है भाई? बिल्कुल, ये भी अपने पास अधिकार है आर्टिकल 20 के 3 में, कि भाई आपको जबरदस्ती कोई ये नहीं कह सकता कि अपने खिलाफ गवाही दो। नहीं कह सकता कोई कि आप चलो भाई अपने खिलाफ गवाही दो, आपको टॉर्चर नहीं कर सकता यार कोई। तो वो है ये आर्टिकल, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये वाला जो है आर्टिकल अभी न्यूज में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोबारा से बोली है अभी 2 दिन पहले ही, कि आप जो भी पर्सन गिल्टी है उसको चुप रहने का अधिकार है। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो जबरदस्ती आकर के नहीं बोल सकते कि चलो भाई बोलो बोलो बोलो। इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आप जब भी आपसे सवाल किया जा रहा है आप यहाँ पे चुप रह सकते हो। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एडवर्ड कोक एक पर्सन थे, वो लेकर के आए थे। तो ये भी सही लिखे हुए हैं सारी यहाँ पर। ये है आपका जो फ्री स्पीच है, उसके अंदर प्रेस और ये सब बातें लिखी गई हैं। और इसमें बस एक मिस्टेक ये है कि ये वाला जो प्रोटेक्शन है ये आपको सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं मिलता, आपको आपराधिक जो है सिर्फ उन्हीं में देखने को मिलता है। अगर आपने कोई अपराध किया केवल तभी मिलता है राइट टू साइलेंस। अगर आपने कोई सिविल अपराध किया है तो उसके अगेंस्ट नहीं है ये चीज, ठीक है। तो राइट टू साइलेंस आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है, और ये आपको याद रखना है। कोऑपरेशन करना है लेकिन कन्फेशन नहीं। उन्होंने बोला ये चीज, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड है उन्होंने ये बात बोली कि कॉपरेशन का मतलब कन्फेशन नहीं होता। कि आप कॉपरेशन करो, बिल्कुल सही बात है, दे वो तो करना ही है ना, देश में रहते हैं, देश का कोई काम है तो हमें कॉपरेट करना है, लेकिन कन्फेशन नहीं। Why cannot a person choose to remain silent? When a constitution gives every person a right to remain silent, then how this can be raised as an argument of non-cooperation? एक उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल केस था, वहां पे ये सेम लाइन बोली गई थी कि कॉपरेशन का मतलब कन्फेशन नहीं होता है। और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है चुप रहने की, तो इसमें ये क्या बात होती है कि आप ये बोलो कि ये पर्सन सहयोग नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 में लिखा गया है। और इसके अंदर आपको चुप रहने का पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है। और ये आपको जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कस्टम्स एक्ट होता है, उसके अंडर आप किसी पर्सन को इंट्रोगेट करो तब नहीं होगा। तब तो यार आपको देखो इंट्रोगेशन चल रही है वहां पर, तो आपको यहाँ पर ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करी है तो आपको ये अधिकार रहेगा। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये क्वेश्चंस दोनों, ये दोनों इस बार प्रीलिम्स में आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो मान लो यूपीपीसीएस, बीपीएससी या आरएएस, देखो अभी आरएएस भी आ रहा है ना, तो आप सब लोग इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दो इकट्ठा किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जरूर पढ़ के जाना, इसको स्किप मत करके जाना। क्योंकि ये जितने जितने मैं आपको आर्टिकल्स यहाँ पे कवर अप करवाती हूँ, उनके जो मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ ना, अगर आप वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, बहुत जरूरी है इनको पढ़ के जाना। क्योंकि इनको आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो वही मैं आपको बोलूंगी यार गलती कर रहे हो कहीं पर, मत करो, पढ़ के जाओ, लिखो हर चीज को। क्योंकि क्वेश्चंस अपने आप में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं हर चीज के लिए, क्वेश्चंस अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट एवरीवन शुड नो दैट।
राइट? एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, लर्न दीज थिंग्स। इनको लर्न किए बिना मुश्किल हो जाता है एग्जाम क्रैक करना। बाकी आज के हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, 6 आर्टिकल्स करे हैं। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। भारत फंड में केवल ये याद रखना है कि किसने लॉन्च करा है, ठीक है। बाकी पेप्सिको का आप पेप्सिको में तो मैं देखो पूरा टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जो लिखा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में जो ये वाला फ्लो चार्ट है ना, अगर आप मेंस के लिए अपना नोट्स बना रही हो, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये तब इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज तो आप स्किप भी कर दो चल जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट फ्लड्स के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस आती है इसकी, ठीक है। तो ये सब अपना कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ तक हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।